Hello everyone, welcome to our YouTube channel Applied Forensic Science for Justice Student Group. My name is Chanchal Kamble, member of Applied Forensic Science for Justice Student Group. Today I am explaining on the topic of documentation of handwriting. Now first I explain the content to you. First one is the definition of handwriting. Second is history of handwriting. Third one is types of handwriting. हैंडराइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। और उसके बाद में अब हम देखते हैं फोर्थ आता है हैंडराइटिंग एविडेंस इन क्राइम सीन। जब भी अगर हम क्राइम सीन पर जाते हैं तो किस टाइप के हैंडराइटिंग एविडेंस हमें मिल सकते हैं। देन फिफ्थ इज कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हैंडराइटिंग एविडेंस। जब भी अगर हमको क्राइम सीन पर कोई भी एक हैंडराइटिंग एविडेंस मिलता है तो उसका कलेक्शन और प्रिजर्वेशन कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ वन इज एग्जामिनेशन ऑफ हैंडराइटिंग एविडेंस। किसी भी हैंडराइटिंग एविडेंस का एग्जामिनेशन कैसे होता है। देन फॉरेंसिक सिग्निफिकेंट ऑफ हैंडराइटिंग एविडेंस। किसी भी हैंडराइटिंग एविडेंस का फॉरेंसिक में क्यों इम्पोर्टेंट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन एट वन इज केस स्टडी। हैंडराइटिंग से रिलेटेड केस स्टडी मैंने इसमें बताई है। नाउ फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ हैंडराइटिंग। जैसे कि आप सभी को नाम से समझ आ रहा होगा, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की पहचान करना, चाहे सिग्नेचर के थ्रू हो या हैंडराइटिंग के थ्रू या फिर टाइपराइटिंग के थ्रू भी हो सकती है। इसमें इन सभी से रिलेटेड इश्यूज़ का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। साथ में इसमें और जैसे कि हमारा बैंक चेक हो गया, सर्टिफिकेट, लाइसेंस, पासपोर्ट, एनी मनी रिलेटेड फ्रॉड्स, लेटर, सुसाइड नोट, रिसिप्ट एंड इवन लॉटरी टिकट जैसे डॉक्यूमेंट का भी आइडेंटिफिकेशन इसमें किया जाता है। इस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो हैंडराइटिंग को, टाइपराइटिंग को, कमर्शियल प्रिंटिंग को और पेपर मटेरियल, इन तीनों चारों की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई करते हैं और किस टाइप की इंक उस डॉक्यूमेंट में यूज़ की गई है, ये सभी चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि सभी की अपनी यूनिक हैंडराइटिंग होती है और हैंडराइटिंग में नेचुरल वेरिएशन डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पर। जैसे कि आप लिखने में किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, पेन, पेंसिल, मार्कर और क्रेयॉन, ये सभी चीज़ें हमारी हैंडराइटिंग पर अफेक्ट करती है। और साथ में इसमें आपके मूड स्विंग्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। एज इसमें आपकी जो रहती है वो भी इस पर अफेक्ट करती है। और साथ में किसी भी नोटिस को कितनी जल्दबाजी में लिखा गया है वो डिफरेंस भी हमें खुद की हैंडराइटिंग से अलग ही दिखाई देता है। सभी की हैंडराइटिंग में छोटे छोटे वेरिएशन आते हैं। वो ये हो सकते हैं जैसे कि लेटर का कर्ल होना, स्लैंट लेटर्स, हाइट ऑफ द लेटर्स, इवन अपने पेज पर टेक्स्ट को किस तरह से फिल किया गया है ये भी हमारे अपनी हैंडराइटिंग के अंदर आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ हैंडराइटिंग। 1930s के टाइम से हैंडराइटिंग एनालिसिस फॉरेंसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वर्ल्ड फेमस एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग के बेटे किडनैपिंग और मर्डर केस को लेकर बताया था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि कोर्ट हर टाइम हैंडराइटिंग एनालिसिस को एज ए एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद 1999 में ये चेंज हो गया है। इसमें अमेरिका की कोर्ट ने इसे हैंडराइटिंग को एक्सपर्ट के फॉर्म में क्वालिफाई किया है और तब से ही हैंडराइटिंग एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल माना गया है। और अब हैंडराइटिंग एनालिसिस किसी भी केस को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ टाइप्स ऑफ हैंडराइटिंग। अब मैं हैंडराइटिंग के टाइप्स की अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ मेनली हैंडराइटिंग के 12 टाइप्स बताए हैं, जिसको मैंने यहाँ 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है स्पेसिफिक ट्रेट, देन उसका डिस्क्रिप्शन और देन उसका एग्जाम्पल। ऐसे 3 अलग अलग उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट अगर स्पेसिफिक ट्रेट की अगर बात करें तो लाइन क्वालिटी, स्पेसिंग, साइज कंसिस्टेंसी। लाइन क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन, डू द लेटर फ्लो और दे आर इरेटिक। जो भी लेटर्स है उसका फ्लो के बारे में यहाँ पे बताया और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन क्वालिटी जो है उसकी तो वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। स्पेसिंग की अगर बात करें तो आर लेटर्स इक्वली स्पेस्ड और क्राउडेड। जो लेटर्स है वो उसमें स्पेस देकर लिखा गया है या क्राउडेड में लिखा गया है। साइज कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो इज़ द रेशो ऑफ द हाइट टू विड्थ कंसिस्टेंट। जो भी लेटर्स है उसका साइज़ और उसका हाइट और विड्थ किस टाइप से दी है उसके रेशो के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इन स्पेसिफिक ट्रेट फोर्थ इज कंटिन्यूस एंड डिस्क्रिप्शन इज द राइटिंग कंटिन्यूस और डज द राइटर लिफ्ट द पेन। जो भी राइटिंग है कंटिन्यू लिखी गई है या राइटर ने कहीं पेन लिफ्ट किया गया है। फिफ्थ इज कनेक्टिंग लेटर, आर कैपिटल एंड द लोअर केस लेटर्स कनेक्टेड एंड द कंटिन्यूस। जो भी लेटर लिखा गया है वो स्मॉल राइटिंग में लिखा गया है या कैपिटल में लिखा गया है, उसमें लेटर कनेक्टेड है या कंटिन्यूस लिखा गया है।
Sixth is letter complete. Are the letter completely formed or is the part of the letter missing? जो भी लेटर है वो कम्प्लीटली लिखे हुए हैं या लेटर का कुछ पार्ट मिसिंग है। कर्सिव एंड द प्रिंटेड लेटर, क्या वो प्रिंटेड लेटर्स या कर्सिव लेटर है? पेन प्रेशर, क्या अपवर्ड साइड एंड डाउनवर्ड साइड दोनों जगह स्ट्रोक्स का प्रेशर इक्वल है? ये सभी चीज़ें इसके अंदर हैंडराइटिंग सैंपल में देखी जाती है। 9th वन इज स्लैंट। स्लैंट लेटर किस टाइप से है? लेफ्ट साइड, राइट साइड या वेरिएबल। 10 लाइन हैबिट, जो भी टेक्स्ट लिखा गया है वो लाइन के टॉप पर है या लाइन के बॉटम में है। 11th इज फैंसी कर्ल और लूप, लेटर्स का किस टाइप से कर्ल में या डिज़ाइन में लूप किया गया है। 12th इज प्लेसमेंट और क्रॉसेस ऑन डॉट्स, करेक्ट और मिसप्लेस्ड, जो भी लेटर है वो करेक्ट है या मिसप्लेस्ड है। क्या लेटर मिडल से क्रॉसेस है या टॉप से क्रॉस्ड है या बॉटम से क्रॉस्ड है। क्रॉसेस जो भी है लेटर में वो राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, जो भी उसका डॉट है वो कौन से साइड आता है। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैंडराइटिंग एनालिसिस में एज ए एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हैंडराइटिंग एविडेंस इन क्राइम सीन। हैंडराइटिंग एनालिसिस फॉरेंसिक साइंस में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सेक्शन में आता है। एज यू ऑल नो, हैंडराइटिंग इज ऑल्सो वेरी यूनिक एज अ फिंगरप्रिंट। हैंडराइटिंग एनालिसिस स्मॉल डिफरेंस की प्रोसेस कर रहा है, जिसमें एक सैंपल का राइटर नोन होता है और दूसरे सैंपल का राइटर अननोन होता है। दोनों सैंपल के राइटर के बीच हैंडराइटिंग सैंपल में डिफरेंस देखा जाता है और साथ में इसमें सिमिलरिटीज़ भले ही सर्च ना करे, बट इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट का डिफरेंस सर्च करना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हैंडराइटिंग एविडेंस। इसमें जब भी हमें फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करना हो तब सैंपल हमेशा हमारा नोन होना चाहिए, जिससे वो मटेरियल को क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर सके। इसमें मोस्टली सैंपल नोन सोर्स से आ सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर इंक मैन्युफैक्चर और मशीन। मोस्टली हैंडराइटिंग से रिलेटेड केसेस जो होते हैं उसमें सैंपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है रिक्वेस्टेड राइटिंग स्पेसिमेन एंड द सेकंड इज कलेक्टेड राइटिंग स्पेसिमेन। ये दोनों स्पेसिमेन केयरफुली कंट्रोल करते हैं कंडीशंस को, जिसमें राइटर की क्लोजली मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें इन्वेस्टिगेटर ने सैंपल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग माना गया है, लेकिन अब हैंडराइटिंग सैंपल ऐसे राइटिंग है जिसको इन्वेस्टिगेशन से पहले सब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। इसमें राइटिंग स्पेसिमेन के लिए गुड सोर्स दिए गए हैं, जैसे कि कैंसल्ड चेक, लेटर, डायरी, साइंड रिसिप्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिस पर सिग्नेचर किए गए हों। ये सभी आता है हमारा कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हैंडराइटिंग एविडेंस के अंदर। अब आता है एग्जामिनेशन ऑफ हैंडराइटिंग एविडेंस। फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस के गोल में एक सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के क्वेश्चन का आंसर करना होता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके राइटर को आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, एक पर्सन की 2 हैंडराइटिंग में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ यूनिक दिखाई देगी और उसमें हमें कोई भी अनएक्सपेक्टेबल डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। जो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो मोस्टली हैंडराइटिंग कंपैरिजन करते हैं एक नॉन सैंपल को सेम पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ताकि ये पता चल सके कि वो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से हैंडराइटिंग एविडेंस को एग्जामिनेशन करना होता है। अब मैंने यहाँ एक केस स्टडी बताई है। इसमें क्या होता है कि जेम्स चैपमैन के घर एक पैकेज आता है। पैकेज को ओपन करते ही उसमें से विस्फोट हो जाता है। जेम्स चैपमैन की वाइफ जब पैकेज ओपन करती है तो उसको यह लगता है कि इसमें क्रिसमस का गिफ्ट होगा, बट फिर वो मर गई थी और जेम्स घायल हो जाता है। इस पूरे केस में जॉन का नेबर एज ए सस्पेक्ट सामने आ रहा था, क्योंकि रिसेंटली जॉन चैपमैन और मैग्नुसन में झगड़ा हुआ था और बाद में पैकेज की हैंडराइटिंग को मैग्नुसन की हैंडराइटिंग से मैच किया गया, वो सेम थी। एक्चुअल में मैग्नुसन एरिया में स्वीडिश डिसेंट से सिंगल पर्सन थे और चैपमैन के घर से 4 मील दूर रहते थे। बम के लेवल पर यूज़ किए जाने वाले पेन, पॉइंट और इंक मिक्सचर भी मैग्नुसन के घर से सप्लाई होता था। इसके बाद मैग्नुसन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई। सेकेंड की स्टडी में यहाँ फेब 1981 की बात बताई है। एडोल्फ हिटलर ने 3 डायरी को डिस्कवर किया था। डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट ने फॉर्ज्ड सैंपल के साथ कंपेयर करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रूफ किया था। उस टाइम एक बाइंडिंग वॉर के बाद कुछ मैन्युस्क्रिप्ट की प्राइस 3.75 मिलियन तक हो गई थी। लास्ट में जिस डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट लिखा गया था वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा था। वॉर खत्म होने के बाद और हिटलर के सुसाइड हो जाने के 9 ईयर बाद तक डॉक्यूमेंट के पेपर वाइटनर यूज़ किया गया था, जो कि तब तक डेवलप नहीं हुआ था
उस टाइम जो यूज़ की जाने वाली इंक होती है वो भी पोस्ट वार की टाइम की थी। वो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में आइडेंटिफाई हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स की इंक 1 ईयर पहले की है। इसके बाद जर्मन जापान डीलर कोनार्ड कुजाऊ जिसने डायरी लिखी थी उनको 4 ईयर के लिए पनिशमेंट दी गई थी। Thank you so much for watching my video. If you have any doubt regarding handwriting, please comment me. I will definitely clear your doubt, and please like my video and subscribe our channel.